आज शुरू कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th और बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ते जाएंगे, उनको सॉल्व करते जाएंगे। और ये जो फर्स्ट लेसन है अपना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि इसका सामान्य जो परिचय है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें 2 मार्क्स अर्थात 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, अपने को छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं सीधा ही। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे ए ऑप्शन है कि विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करना, दूसरा जो ऑप्शन मैंने दे रखा वो दे रखा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, और नंबर 3 पे दे रखा है कुल राष्ट्रीय आय, और 4 नंबर पर कोई नहीं अर्थात नॉन। तो इसमें हमें देखना है कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट आ गया। फिर जब कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन भी किसमें किया जाएगा, अपने समष्टि अर्थशास्त्र में। अब ये दोनों का अध्ययन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थात ये दोनों जो आंसर है बी और सी ये किसके पार्ट है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। इसका मतलब कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो राइट आंसर है, सही जो उत्तर है वो क्या रहेगा, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत फर्मों का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, प्रति इकाई का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पर यूनिट का जो स्टडी करेंगे, अपने एनालिसिस करेंगे, वो किसमें करेंगे, अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र हैं। अब आपके थोड़ा सा प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि इसने क्या बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि परस्पर विरोधी यानी कि एक दूसरे क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, परस्पर भिन्न एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग हो गए, ऐसा नहीं है, परस्पर पूरक और समानार्थी। तो यानी कि ये कह सकते हैं परस्पर विरोधी, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, परस्पर भिन्न नहीं, समानार्थी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, परस्पर पूरक, अर्थात जो ऑप्शन सी दिया गया है आपको वो रहेगा। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन, सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र है वो अध्ययन करता है, सूक्ष्म का तात्पर्य माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है। तो आपके सामने फिर वो 4 ऑप्शन है कि राष्ट्रीय उत्पादन का नहीं हो सकता क्योंकि ये किसका है, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। फिर आ गया विशिष्ट फर्मों का नहीं, बी भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नंबर 3 की संपूर्ण अर्थव्यवस्था नहीं, क्योंकि तीनों जो अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अर्थात तीनों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कीमत स्तर का, अर्थात जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या फिर जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कीमत स्तर का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत। अर्थात जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है या फिर जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कीमत सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है व्यक्तिगत इकाई को, छोटे छोटे चर या व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या उपरोक्त सभी। हमें पता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें व्यक्तिगत इकाई का भी अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किया जाता है और छोटे छोटे चरों का, अर्थात जो चर है उनको कई भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन आ गया वो आ गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें पता है कि जहां पे व्यक्तिगत आ जाता है, इंडिविजुअल आ जाता है, तो शब्द लिखा हुआ आए तो उसमें उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो किसमें किया जाए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जैसे नंबर ए ऑप्शन है कि व्यक्तिगत आय, हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाएगा। नंबर बी व्यक्तिगत उद्योग, इंडिविजुअल जो इंडस्ट्रीज है उनका अध्ययन किसमें किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाएगा।
फिर आगे के व्यक्तिगत जो फर्म है उसका भी अध्ययन किसमें किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन डी की ऑल अबाउट, यानी कि उपरोक्त सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, अर्थात अपना ऑप्शन क्या है, राइट डी। यानी कि अपना जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा वो किसका, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म। आंसर क्या रहेगा, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के निम्न में से उत्पादन का साधन नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है। अब ये देखना है कि उत्पादन के साधन होते ही कितने हैं। तो हमें ये पता है कि श्रम उत्पादन का साधन है, पूंजी भी क्या है, उत्पादन का साधन है, भूमि भी क्या है, उत्पादन का साधन है। और जो जोखिम उठाने वाला होता है, जो उत्पादन करता होता है, वो भी क्या कहलाता है, उत्पादन का साधन कहलाता है। अर्थात इकोनॉमिक्स में जो उत्पादन के साधन माने जाते हैं वो माने जाते हैं चार। अब जो चार है कि श्रम है, पूंजी है, भूमि है और उत्पादन करता है। तो इसमें उत्पादन करता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्रम है, पूंजी है और भूमि है। क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन का साधन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा, ये उत्पादन का साधन नहीं है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उत्पादन के साधनों को चुकाया जाने वाले जो परिश्रमिक है उसको क्या कहते हैं। तो जो श्रम होता है उसे हम बदले में, जब हम श्रम का प्रयोग करेंगे, उसके श्रम का प्रयोग करेंगे तो बदले में हम उसको क्या चुकाते हैं, मजदूरी चुकाई जाती है। पूंजी को सदैव ब्याज दिया जाता है और भूमि को लगान पे किया जाता है। और उसके अलावा जो उत्पादन करता होता है उसको बदले में लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा है, मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा है। तो एडम स्मिथ तो नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को क्या कहा है इसने, धन का विज्ञान कहा है। पी जो सैमुएल्सन है, इसने अर्थशास्त्र को विकास, यानी कि अर्थशास्त्र को मानव विकास का अध्ययन करता है। ये इससे संबंधित जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी, पी सैमुएल्सन ने। नेक्स्ट आता है अल्फ्रेड मार्शल, और नंबर डी है 9, यानी कि मानव कल्याण। मानव कल्याण का न तो एडम स्मिथ ने और नहीं पी सैमुएल्सन ने, अर्थात किसने दिया है, विज्ञान किसने कहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो ए मार्शल नहीं, मोर्थस को किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है, डी किन्स, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स है। इसे तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एडम स्मिथ रहेगा, क्योंकि इसकी जो पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 के अंदर जो पब्लिश हुई थी, तो इसी कारण अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है तो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट की एडम स्मिथ की परिभाषा है, एडम स्मिथ की इसी से रिलेटेड ही है, यानी कि अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ है। और उन्होंने, एडम स्मिथ ने उस समय जो उनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें अर्थशास्त्र को इन्होंने धन का विज्ञान कहा था, धन का विज्ञान कहा था। तो आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, धन का विज्ञान। मानव कल्याण का विज्ञान अल्फ्रेड मार्शल ने कहा, विकास का अध्ययन सैमुएल्सन ने कहा, दुर्लभता का जो अध्ययन करता है, यानी कि जो स्कैरसिटी होती है, अनलिमिटेड जो अपने अमाउंट्स होती है और जो लिमिटेड जो अपने पास सोर्स होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो अध्ययन किया था वो किया था एल रॉबिन्स ने, एल रॉबिन्स, लार्ड लियोने रॉबिन्स ने इसका अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी, अर्थात धन का विज्ञान किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। 10 कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किसने विभाजित किया था। अर्थात ये कहना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र था या फिर जो समष्टि अर्थशास्त्र था, इनको दो भागों में, अर्थशास्त्र के दो शाखाओं में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया था। बताया था उसने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अलग है और समष्टि अर्थशास्त्र अलग है। रिकार्डो ने नहीं, अल्फ्रेड मार्शल ने नहीं, अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री रहे इन्होंने भी नहीं। अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, रैगनर जो फ्रिश था उसने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर अध्ययन किया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर
अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, यानी कि व्यक्तियों के हाथ में हो, कि जहां पर सरकारें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और डी क्या है, नॉन। इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकारें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जहां पर जो उत्पादन के ऊपर नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा, सरकारों का रहेगा। और इसमें किसका नियंत्रण रहेगा, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थात जो भारत की जैसे अर्थव्यवस्था की जिसके ऊपर सरकार का और उसकी जो जनसंख्या है उसका अधिकार रहता है। तो डी क्या है, नॉन। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 12 क्वेश्चन देखिए कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जब भी जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता है, जब 2021 का है, 20 का है, तो उसमें किसी न किसी पुस्तक का नाम देख के उससे पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखी है या फिर इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो यहाँ पे लिखा गया कि द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि रॉबिन्सन नहीं, एडम स्मिथ, क्योंकि ये 1776 के अंदर इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसीलिए इन्हें क्या माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स नहीं, क्योंकि इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो हुई थी सन 1936 के अंदर, और उनकी पुस्तक का नाम क्या था, द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और सैमुलेशन नहीं, क्योंकि इन्होंने तो विकास से संबंधित अवधारणा दे दी थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी एडम स्मिथ की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये कह रहा है कि सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। ऑप्शन सी है कि व्यक्तिगत तुलनात्मक इसमें अध्ययन किया जाता है अर्थात अर्थशास्त्र के अंदर। और नंबर डी है कि उपरोक्त सभी। तो यह है कि सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत, आय व रोजगार से संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो किसमें लिखे गए हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो क्या है, व्यक्तिगत आय का अध्ययन किया जाता है, तो ए ऑप्शन तो सही नहीं है। और व्यक्तिगत तुलनात्मक अध्ययन की तो बात कर ही नहीं सकते, और उपरोक्त डी भी सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के प्रतिपादक हैं, अर्थात इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो है, हमें पता है कि जॉन मेनार्ड किन्स है, क्योंकि इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, 1936 के अंदर हुई थी। और इससे पहले क्या चल रहा था, विश्वव्यापी एक महामंदी चल रही थी। गार्डन एक्ले नहीं है, अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, एडम स्मिथ नहीं है, क्योंकि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या बताने वाले वक्र का नाम क्या है, अर्थात आर्थिक समस्या कि जैसे कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। तो इसमें जैसे एक आगे कि मांग वक्र, मांग वक्र तो नहीं हो सकता, उदासीन वक्र अर्थात तटस्थ वक्र ये भी नहीं है, कुल लागत वक्र ये भी नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं है। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्पादन संभावना वक्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, अर्थात जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका स्लोप कैसा होता है। तो अक्ष की ओर उल्टोदर होता है, अक्ष की ओर नतोदर होता है, अक्ष के समानांतर या अक्ष के लंबवत। ऐसा नहीं है, उत्पादन जो संभावना वक्र है वो कैसा रहेगा, अक्ष की और उल्टोदर रहेगा, इसकी शेप इस प्रकार की रहेगी। अर्थात इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि अक्ष की ओर उल्टोदर होगा, न कि अक्ष की ओर नतोदर होगा। ये शेप भी नहीं रहेगी, अक्ष के समानांतर यही नहीं, और अक्ष के लंबवत अर्थात ये भी नहीं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अक्ष की ओर
उंटोदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाता है। तो अर्थशास्त्र उत्पादन जो संभावना वक्र है वो एक वस्तु के उत्पादन को नहीं दर्शाता है, तीन को तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं, तो ये तीनों ही क्या है, अपने राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा, दो रहेगा, कि अर्थात जो उत्पादन जो अपना संभावना वक्र है वो किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाता है। जैसे मान लो कि ओ एक्स पे अपने क्या ले सकते हैं कि मक्खन ले सकते हैं, और ओ वाई एक्स पे जैसे मान लो कि हमने शो कर दी बंदूकें। तो अर्थात दो विभिन्न जो एक दूसरे के जैसे मान लो संबंधित नहीं है, उस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को कौन दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। चयन की समस्या के दो कारण बताइए, इस प्रकार का एक नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके चयन की समस्या के दो कारण है, स्कैरसिटी तो उसमें रही रहेगी, क्योंकि अपने जो संसाधन है वो कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, सीमित संसाधन होंगे, और जबकि अपने जो वांट्स होती हैं वो कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है, अनलिमिटेड ही होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है, सामूहिक हितों पर। तो सामूहिक हितों पर सीधी सी बात है कि अपना जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो ही बल देता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत जो हित होते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जबकि जो अपना जो समष्टि अर्थशास्त्र होगा वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो एक व्यक्ति पर न होकर संपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, और उसके हितों की रक्षा भी कौन करेगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में दो अंतर लिखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम इसे इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं और इसे मैक्रो कहते हैं। और ये जो माइक्रो शब्द है ये लैटिन भाषा के माइक्रो शब्द से बना है, माइक्रोज शब्द से बना है, और जो मैक्रो है वो भी लैटिन भाषा के मैक्रो शब्द से बना है। माइक्रो को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, जबकि मैक्रो को वृहत अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब आई से आप यूं समझिए कि ये जो आई है अर्थात इंडिविजुअल, अर्थात इसके अंदर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो अर्थात एग्रीगेट अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जैसे मान लो कि अंतर लिख सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो कीमत प्रणाली के ऊपर आधारित है, कीमत प्रणाली के ऊपर आधारित है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो आय प्रणाली के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार के आप व्यष्टि और समष्टि में कोई दो अंतर लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आ गया कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं या फिर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था हमें पता है कि तीन प्रकार की है। नंबर एक कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर दो समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नंबर तीन मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ सकते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के अंदर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आर्थिक समस्याएं लिखिए। दो आर्थिक समस्याएं लिखिए। वैसे समस्याएं तीन होती हैं कि जैसे नंबर एक कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। नंबर दो किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। और नंबर तीन कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए।
तो ये 3 प्रमुख जैसे आर्थिक समस्याएं होती हैं, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो कि कैसे उत्पादन किया जाए या फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए, और नंबर 3 क्या रहेगा, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके जो प्रमुख जो क्वेश्चन थे वो हमने आज उनको सॉल्व भी किया है, उनको समझने का प्रयास भी किया है। मेरे ख्याल से कि इससे बाहर यानी कि आपके जो 2 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है, समझना है, और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या है कि आंसर वहां पे लिखने हैं। ऑल द बेस्ट।